साल के पिछले 2 साल के एडिटोरियल्स तो नहीं पढ़ लिए हुए, जहाँ पे वो भी रेकन्सिलिएशन और कौमी हुकूमत की बातें करते हैं, तो मैंने कहा कि शहबाज साहब को ये आइडियाज़ आपकी तहरीरें पढ़कर नहीं, आ गया। कौमी हुकूमत की बात मैंने कभी नहीं की, जी, हो ही जी। नहीं सकती, बन ही नहीं सकती, चल ही नहीं सकती। इनफैक्ट इट वुड बी अ बिग फेलियर। मगर बात यह है कि मैं सिर्फ सोलंकी साहब की सिर्फ एक सवाल पूछूंगा अब कि सोलंकी साहब के फेवरेट अखबार ने, अंग्रेजी अखबार ने ये रिपोर्टिंग की थी, तो जी। क्या सोलंकी साहब आप ये कह रहे हैं कि वो आपका फेवरेट अखबार जो है, आजकल तो फवाद चौधरी साहब का भी वो फेवरेट अखबार है, वो उसकी रिपोर्टिंग ठीक नहीं है? क्या आप जी, फवाद चौधरी साहब की हिमायत कर रहे हैं आप? मेरे ख्याल में ये मेरे फेवरेट अखबार ने नहीं, बल्कि तमाम अखबारों ने फ्रंट पेज पे ये बात छापी थी। और मेरे जरा ये कहते हैं कि पार्टी के अंदर से ही एक सीनियर लीडर ने मीडिया को कहा कि शहबाज शरीफ के हवाले से ये बात आप कोट कर लें कि उन्होंने कौमी हुकूमत की बात की है। इस वजह से फिर जो काफी मीडिया के इदारों ने उसको सच समझकर कहा, लेकिन जो सीइंग इज बिलीविंग, तो जब शहबाज शरीफ का ये मैंने क्लिप देखा तो मेरे लिए तो ये बात बहुत वाज़ेह है कि उन्होंने कौमी हुकूमत की बात नहीं की। फिर हैरानगी की बात यह है, मैं इस बात को थोड़ा सा और आगे लेके चलूंगा। हैरानगी की बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने तरदीद नहीं की या की है, और दूसरी बात ये कि क्या सारी सियासी जमात जो है पीएमएलएन, उनको सबको गलत फहमी हुई, किसी ने चेक नहीं किया ये सही है ये गलत है और शुरू हो गए, इंक्लूडिंग मरियम एंड बोथ मरियम्स। जी। सोलंकी साहब इसका भी जवाब देना। देखिए, गुड क्वेश्चन। हाँ, गुड क्वेश्चन। लेकिन इसी वजह अच्छा, से वो आपको याद, आपको पता है ना वो ये वाला, सॉरी 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 मैंने ये कहना था सेठी साहब कि वो मरियम औरंगजेब को इसीलिए शायद जो है वो रिमूव किया गया है, या उनको उन्होंने अपना खुद तर्जुमान रख लिया ताकि ये मिस रिपोर्टिंग ना हो सके। और इससे जाहिर बात होती है, साबित होती है, और चॉइस जैसे आपने इशारा कर दिया कि वो बड़े करीबी हैं पावरफुल क्वार्टर्स के, खान साहब जो हैं उनके नए तर्जुमान हैं, तो इसका मतलब है कि शहबाज साहब तो लगे हुए हैं अपनी जो उनका ना सिर्फ हिकमत अमली है उसकी तरफ, बल्कि वो उससे पीछे नहीं हट रहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कामयाब हो पाएंगे, गिवन के आपका जो आज का एडिटोरियल है उसमें भी जिक्र आपने किया है अर्ली इलेक्शन का, और ये कि दोबारा से तैयारियां हैं धांधली की या इलेक्शन को फिक्स करने की, तो शहबाज साहब कैसे इसको ओवरकम कर पाएंगे जबकि इतनी ज्यादा फोर्सेस इस वक्त इमरान खान के पीछे खड़ी हुई हैं? देखिए, बिफोर आई आंसर दैट क्वेश्चन, आपने कहा कि मरियम औरंगजेब जो है अब वो नहीं रहेंगी पार्टी की स्पोक्समैन। मेरा ख्याल है ये अब इशू जो है ये खड़ा तो होगा। अभी तक तो शायद कोई फैसला नहीं हुआ कि ऐसे होगा या नहीं होगा, मगर मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब यही चाहेंगे कि पार्टी की जो स्पोक्सपर्सन है वो एक ही होनी चाहिए और वो मरियम औरंगजेब ही होनी चाहिए। अब बात यह है कि लोग अपने पर्सनल स्पोक्समैन रख सकते हैं, मगर ये कोई अच्छी ट्रेडिशन नहीं है, इसके साथ कंफ्यूजन ही होगी। और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर नून लीग वालों को जरा बैठ के सोचना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि रजा मरियम औरंगजेब से ज्यादा मेहनत करने वाली खातून और पीएमएलएन को डिफेंड करने वाली और हर एक को डिफेंड करने वाली उसके जो लीडर्स हैं पीएमएल की, ऐसी खातून नहीं है। मेरा ख्याल है वो 18 घंटे काम करती हैं। शायद खाकान अब्बासी को डिफेंड करना हो उसके किसी बयान को तो मरियम औरंगजेब, मरियम नवाज के किसी बयान को डिफेंड करना हो तो मरियम औरंगजेब, शहबाज शरीफ साहब के भी अब तक बयान को डिफेंड करना हो तो मरियम औरंगजेब। मरियम औरंगजेब राना सनाडा की हेयरिंग्स पे पहुंचती हैं, मरियम सिर्फ नवाज की हेयरिंग्स पे पहुंचती हैं, शायद खाकान, मतलब पीएमएलएन का लीडर कहीं भी कोई हेयरिंग हो रही है कुछ हो रही है मरियम वहां होती है। मैं समझता हूँ शी इज, ये पिछले साल 1.5 साल से तो इतनी ज्यादा उनकी एनर्जी नजर आ रही है और इन डिफेंस ऑफ अ पार्टी कि मैं दाद देता हूँ ऑनेस्टली, ट्रेमेंडस वर्क शी इज डूइंग। और थोड़ी सी आज मायूसी तो हुई होगी
ये जो डेवलपमेंट हुई है। और मैं चाहूंगा कि अगर ये नून लीग वाले कोई बात किसी की सुनते हैं, पता नहीं किसकी सुनते हैं, सोलंकी साहब की शायद सुनते हो, मेरी तो नहीं सुनते। तो वो ये है कि मियां नवाज शरीफ को चाहिए फोन उठा के और मरियम से बात करें, औरंगजेब से, और उन्हें उन्हें हौसला अफजाई करें कि ऐसी कोई बात नहीं है, इसका कोई इतने इम्प्लीकेशंस नहीं है, यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब और यू शुड कैरी ऑन डूइंग इट। बिकॉज थोड़ी सी मायूसी तो जरूर हुई होगी यार, ये क्या हो गया। और अब बहुत से लोग ये डिस्कशन कर रहे होंगे ना, जो आज हम भी कर रहे हैं, कि अब मरियम औरंगजेब की क्या हैसियत होगी, क्या नहीं होगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आई थिंक नून लीग जितनी जल्दी इसके ऊपर पर्दा डाले, या इसको ये जो क्रैक ना डेवलप कर रहा है, इसको पेपर ओवर करे जल्दी, वो बेहतर रहेगा इनके लिए। सही, बिल्कुल सही जी। अच्छा, आपका अगला सवाल क्या था, मैं भूल गया हूँ मुझे बातें करते आपके करते। इदारिये से मुतल्लिका था कि अर्ली इलेक्शन की नवीद या तैयारी और रिगिंग की प्लानिंग जो है, जो आपने इशारा किया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, ओवरसीज पाकिस्तानीज के वोट्स वगैरह वगैरह। यार रजा देखें, मैं और कुछ ये अरसे भी से बता दें कि अर्ली इलेक्शन की आखिरकार क्या जरूरत क्या है, क्यों जी, नहीं? मैं काफी अरसे से देख रहा हूं कि इमरान खान साहब बड़ी फुर्ती दिखा रहे हैं आजकल। फ्रंट पेज पे जैसे रहील शरीफ साहब आते थे, आजकल इमरान खान साहब आ रहे हैं। और जहां कोई भी फीता काटना हो, ना भी काटना हो, तो पहुंच जाते हैं। और कुछ ऐसे लगता है कि कुछ चीजें तो अभी हवा में ही है, तो फीते काटने शुरू हो गए हैं। और ऐसे लग रहा है कि जैसे एक इंप्रेशन क्रिएट किया जा रहा है कि हम बड़ी डेवलपमेंट कर रहे हैं। और शहबाज शरीफ क्या था, हम हैं तो क्या गम है। और इमरान खान जो है ना, अब वो एज अ ग्रेट पॉलिटिशियन छोड़े, इज नाउ अपना एक इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं एज ए डूअर, कि मैं भी ये कर रहा हूँ, मैं भी ये कर रहा हूँ, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। और ये फीते काटने वाला जो खाता है, यही होता है। चौहान साहब ने तो दांत के साथ फीता अभी मैंने सुना काटा, एक कैंची नहीं चल रही थी, मगर इमरान खान साहब जो है वो, उनके लिए पीछे बैकअप कैंची भी होती होगी, आई एम श्योर। तो इज ऑल ओवर द प्लेस। अच्छा, अब इनमें से बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि नाइदर हियर नॉर देयर, आई मीन नो प्राइम मिनिस्टर वुड गो टू इनॉग्रेट दीज थिंग्स, और पता भी नहीं है, अभी कागज पे ही है। मगर चलें, मगर ये बड़ी इंटरेस्टिंग है ये। और इसके साथ साथ अब सुनने में ये भी आ रहा है कि इमरान खान साहब ने अपने मिनिस्टर्स को भी ये कहा है कि फोकस ऑन डेवलपमेंट। तो एक तो ये कि शो करो कि डेवलपमेंट है। पंजाब में बुजदार साहब को भी यही कि जी करें। अब ये सप्लीमेंट निकला है, इतना बड़ा लंबा चौड़ा सप्लीमेंट, फिर ये फेडरल गवर्नमेंट 3 years ऑफ इमरान खान, अरे भाई, यू हैव नथिंग टू शो फॉर इट बट डिजास्टर, और आप अपनी कारकर्दगी दिखाना चाह रहे हैं, जिसका मतलब पूरा एक प्रोपेगेंडा एफर्ट हो रहा है। तो ये वाई इन द 3rd year? अगर ऐसी काम करना ही था तो 5वें साल जाके करते, ताकि लोगों के ज़हन में याद रहता। और अभी आपके पास 2 साल हैं, तो अगर 2 साल हैं तो कुछ कारकर्दगी करके भी दिखाते। ये जो सारी महंगाई है, ये है वो, शायद आप इस पे काबू कर लेते, तो बेहतर वही वक्त था। अभी तो वैसे ही आपको कोई यकीन नहीं करेगा। तो ये क्यों इतनी जल्दी ये शुरू कर दिया है, वो एक्टिविटी जो कि इलेक्शन ईयर में होती है। पैसे भी खर्च किए जाते हैं, बजट जो है वो खुल के स्पेंड किए जाते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को रिवाइव किया जाता है, और कर्जे लिए जाते हैं, ताकि यार जितना भी है डालें ताकि आवाम को कुछ पसंद आए बात। तो ये तीसरे साल अभी हुआ है, तो अभी जाके इन्होंने शुरू कर दिया है। तो इससे मुझे ये शक पड़ा कि क्या कोई ऐसी सूरत हाल हो सकती है कि ये अगले साल ही इलेक्शन करा लें किसी वक्त, और अगर ऐसे है तो उसकी वजह क्या होगी। क्योंकि कारकर्दगी में तो डिसअप्रूवल रेटिंग सबसे हाई है, कोई अप्रूवल है ही नहीं, किसी से पूछ लें आप। पीटीआई वाले भी अगर आप उनको टीवी पे मत लाएं और बाहर बैठ के बात करें, तो मानते हैं कि हाँ यार ये तो है, नहीं नहीं मगर ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, मान देते हैं कि अभी तक कुछ नहीं हुआ मगर आगे ठीक हो जाएगा, चले। मगर टीवी पे आके तो जाहिर है ये भी नहीं मानते कुछ नहीं हुआ, वो तो वही प्रोपेगेंडा पूरा चल रहा है। अच्छा, अब बात यह है कि ये क्या है, क्या कोई चांसेस हैं अगले साल इलेक्शन के। अच्छा, अब इसमें इमरान खान साहब या एस्टेब्लिशमेंट की जो भी मुश्तरका फैसला होगा, ये मुश्तरका फैसला हो सकता है। ये भी हो सकता है कि इमरान खान साहब का अपना फैसला हो। मैं एक्सप्लेन करता हूं। अभी थी पहले मैं आपको बता दूं रीजंस फॉर व्हाई दे कुड बी एन अर्ली इलेक्शन। आई डोंट नो, मगर अगर लॉजिक सोचनी है तो, क्योंकि इमरान खान साहब या एस्टेब्लिशमेंट ने तो हमें किसी किस्म की हिंट भी नहीं दी अवार्ड फ्रॉम ये जो चीजें आप और हम देख रहे हैं। तो बात यह है कि देखिए, अगर तो इलेक्शन का मकसद ये है कि
डिसअप्रूवल अपनी जगह, लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी अपनी जगह, वोट है या नहीं है वो अपनी जगह, मगर इलेक्शन करानी है और इलेक्शन इसीलिए कराते हैं कि आप जीत जाएं। हारने के लिए तो इलेक्शन नहीं कराते। तो अगर आपने इलेक्शन करवानी है तो इसका ये मतलब है कि इसके बावजूद कि आप बड़े अनपॉपुलर हैं, आप फिर भी समझते हैं आप जीत जाएंगे। तो जीतने का तरीका क्या है? कैसे जीतेंगे आप? जीत तो सकते नहीं है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये तो सभी को पता है। तो फिर एक ही तरीका है कि इलेक्शन को रिग किया जाए और बड़े पैमाने पर रिग किया जाए। मगर बड़े पैमाने पे कैसे रिग करेंगे आप? पिछली दफा आपने आरटीएस सिस्टम किया, वो इतना डिस्क्रेडिट हुआ, इतना शोर पड़ा कि इस दफा अगर आप करेंगे भी कोशिश तो मेरा ख्याल है सियासी जमातों ने पहली तैयारी की हुई है, अपने पोलिंग एजेंट्स वगैरह को ट्रेनिंग दे रहे हैं और देंगे कि आपने ये करना है, ये करना है, अगर ऐसे हुआ तो ये करना है, आपने शोर डाल देना है, आपने ये करना है। इस बार चुप करके नहीं बैठना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मीडिया को इन्वॉल्व करना है, फैफन को इन्वॉल्व करना है वगैरह वगैरह, वो तैयारी में है। उन्हें खतरा यही था कि आरटीएफ फिर गड़बड़ ना कर दे। तो आरटीएफ तो है अपनी जगह पे, तो फिर और क्या तरीका हो सकता है कि ऐसी रिगिंग की जाए जो लगे भी कि नहीं कि ये बड़े पैमाने पे हुई है, क्योंकि आरटीएफ को तो बड़े पैमाने पे रोकना पड़ता ना, इधर 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 इधर। तो कैसे कर सकते हैं ये? वो एक ही तरीका है, वो है ईवीएम्स के जरिए। अब जो मर्जी हुकूमत कह ले, ये हमने भी इस प्रोग्राम के ऊपर भी और मुख्तलिफ प्रोग्राम के ऊपर एस्टैब्लिश कर दिया है एक्सपर्ट्स ने कि ईवीएम के जरिए खुसूसन रिगिंग हो सकती है और बड़ी सोफिस्टिकेटेड किस्म की रिगिंग हो सकती है। और एक्सपर्ट्स तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ 0.7% पोलिंग स्टेशंस, 0.7% मशीन्स, पोलिंग स्टेशंस में अगर आप प्री रिगिंग करके रखे हैं मशीनों को, किसी को नहीं पता चलेगा, रिजल्ट आपके हक में आ जाएगा, आपको 40 सीटें इधर की उधर हो जाएंगी। वो इतना मुश्किल नहीं है रजा यार, हम सारे अखबार वाले हर इलेक्शन से पहले पूरे अपने वो छापते हैं जी, ये बंदा इधर जीतेगा, ये बंदा इधर जीतेगा, ये बंदा, फोरकास्ट, उनमें से मोस्ट फोरकास्ट आर अप टू 80 to 90% एक्यूरेट। तो और अपने इंटेलिजेंस एजेंसियां भी अपनी करती हैं, आईबी भी करती है, सियासी जमातें भी करते हैं, सारे लगे हुए होते हैं ये कैलकुलेशंस करने के लिए। तो अगर ये कैलकुलेशन सारे कर रहे हैं तो सभी को पता होता है कौन सी मार्जिनल सीट्स हैं, कौन सी नहीं है। तो अगर पहले से वो फैसला हो जाए कि 40-50 सीटें आपने, और ये नहीं कि 500 वोट के साथ या 1000 वोट के साथ, 5000 10,000 वोट के साथ आपने करना है, तो आप इन ईवीएम्स के जरिए बिल्कुल कर सकेंगे। और मैं ये समझता हूं कि इसलिए ये अर्जेंसी आ रही है इस वक्त कि ईवीएम ईवीएम ईवीएम, इनको पता है कि ईवीएम को ऑपरेट करने के लिए, ऑपरेशनल करने के लिए कम से कम, वो तो खैर हम लोग तो कहते हैं कि ईवीएम होनी नहीं चाहिए बिकॉज उसके अंदर इतनी खामियां हैं और सारी दुनिया ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। सिर्फ 2-3 मुल्क हैं, वो भी 20 साल की एक्सपेरिमेंटेशन के बाद, इंक्लूडिंग इंडिया, उन्होंने जाके आहिस्ता आहिस्ता ये किया है और वहां भी उन्होंने 7 पेपर ट्रेल्स भी रखी हैं और सेफ गार्ड्स रखे हैं। यहाँ तो ऐसी कोई चीज ही नहीं है। तो अब बात यह है कि अगर ये अगले साल तक ये ईवीएम्स को ऑपरेशनल ले आते हैं तो देन यू कैन बेट योर बॉटम डॉलर। ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि इलेक्शन जीती जाए और पता ही ना चले किसी को कि हुआ क्या क्या नहीं हुआ, क्योंकि अगर जो प्रोग्रामिंग ईवीएम की होगी सिलेक्टेड, वो पहले से ही हो जाएगी, किसी को पता नहीं चलेगा। और जैसे ही इलेक्शन खत्म होती है, आखिरी वोट चला जाता है और वो काउंटिंग हो जाती है, तो वो रिकॉर्ड जो है वो इरेज हो जाता है।